हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो अपन साइकिल्स तो सारे कंप्लीट हो गए। अब अपन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपन यहाँ पे कर रहे हैं, प्रकाश श्वसन, या जिसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। कल मैंने आपको बताया था कि ये C3 प्लांट में तो होती है लेकिन C4 में ये नहीं होती है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे हालांकि मैं पहले भी क्लासेस वगैरह में पूछ चुकी हूँ कि रेस्पिरेशन क्या है, तो जैसे आप बोल देते हो, अभी भी मैं आपसे पूछूं कि रेस्पिरेशन क्या है, तो आप कहोगे कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। और अब मैं अगर डिफरेंस आपसे पूछती हूँ कि प्लांट और एनिमल के रेस्पिरेशन में क्या है, तो कुछ बच्चे इसको देंगे, थोड़ा सा जवाब देंगे कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। एनिमल से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कई बार मैंने क्वेश्चन क्लास में भी पूछा और मुझे यही जवाब मिलता है। तो ये आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल निकाल देना है कि कोई भी डिफरेंस है किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लोअर हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, किसी में भी आपको कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा। यानी रेस्पिरेशन है तो उसमें ऑक्सीजन ही ली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज की जाएगी। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, इस हालांकि अब ये जो सारी काम कहाँ हो रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बन रही है, वही ऑक्सीजन जो है प्लांट यूज कर लेता है अपने रेस्पिरेशन में, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती है। लेकिन कुछ जो है यहाँ पे फोटो मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो ये जो है हालांकि अपन अभी इसमें आता भी है कि ये नष्टकारी क्रिया है, क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी नहीं मिल रही है। तो इसको हालांकि प्रोसेस तो हो रही है, लेकिन जब एनर्जी नहीं मिल रही है तो हम इसे इनएक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। कई बार आता भी है कि फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन एक नष्टकारी क्रिया क्यों है, तो वो आप में यही देना है इसमें कि इसमें हो तो रहा है सारा प्रोसेस, लेकिन इसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? ताकि हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकें, और ब्रेक डाउन करने के बाद में हमें वहाँ पर ATP के फॉर्म में एनर्जी मिले, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलती है, इसलिए ये नष्टकारी या इनएक्टिव प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब उसके बाद में अगर अपन थोड़ा सा इसका डिस्कवरी वगैरह का देखें, तो सबसे पहले कल भी आपने देखा था C4 में, तो ये क्रॉटकोव इन साइंटिस्ट ने इसको देखा था और ये कहा था कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस केवल C3 प्लांट्स में मिलती है। उसके बाद में ऑटो बॉरबर्ग, इनका इम्पोर्टेंट है, इन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन को लिया जा रहा है, तो उस समय जो फोटोसिंथेसिस है, उस फोटोसिंथेसिस की रेट कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रही है उसके अलावा जो है वो फोटो रेस्पिरेशन भी कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि वो धीरे हो रही है। इसी को इन्होंने बारबर्ग इफेक्ट या प्रभाव भी कहा। उसके बाद में देखो, जो ऑरेगन और बॉ, ये दो और साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बारबर्ग की जो उन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस रेट कम होगी, उसको थोड़ा और भी आगे करा और उन्होंने बताया कि इसका मेन कारण क्या है, रुबिस्को मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और ये C3 साइकिल में आपको मिलता है। और जब ये ऑक्सीजन की परसेंटेज या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होगी, तो ये किससे जाके जुड़ेगा? ये जुड़ेगा जाके ऑक्सीजन से। हालांकि है कार्बोक्सिलेज एंजाइम, लेकिन ये किस में चेंज हो जाता है? ये ऑक्सीजनेज एंजाइम में चेंज हो जाता है और वहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ के फिर PGA बनाता है। तो यहाँ पे इस कारण से कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुड़ रही है, तो जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब इस प्रोसेस में PGA की जगह, यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड की जगह 2 कार्बन कंपाउंड बन रहा है और वो कह रहा है ग्लाइकोलेट चक्र या साइकिल। अभी मैं आपको इसको समझाऊंगी, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि PGA का फॉर्मेशन नहीं होता है और उसकी जगह किसका होने लगता है? ग्लाइकोलेट का होने लगता है। अब ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है कि ये सारी प्रोसेस 3 जगह हो रही है। क्लोरोफिल में हो रही है,
मतलब क्लोरोप्लास्ट में, परऑक्सीसोम में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 3 जगह ये यहाँ पर हो रही है और इसमें पूरा का पूरा जो मेन चीज़ है जो बननी चाहिए उसकी जगह यहाँ पर दूसरी फॉर्मेशन हो रही है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा आप डायग्राम से देख लो। अब यहाँ डायग्राम में देखो माइटोकॉन्ड्रिया है जो रेस्पिरेशन करता है, आपको पता है एनर्जी प्रोटेक्शन करता है, फिर परऑक्सीसोम में जो माइक्रो बॉडी है, और फिर उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट है। तो ये तीनों मिलके इस प्रोसेस को, फोटो रेस्पिरेशन को करते हैं। अब अपन सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में RUBP है। ये RUBP जो है ऑक्सीजन से मिल रही है और ऑक्सीजन से मिलने के बाद में ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बना रही है, जबकि बनना क्या चाहिए, PGA बनना चाहिए। और ये फिर उसमें ग्लाइकोलेट में चेंज होगा, ग्लाइकोलेट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद में ग्लाइसिन है और ग्लाइसिन फिर एंटर करेगी किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके सेरिन बनाएगा। सेरिन से फिर हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनेगा किसमें, परऑक्सीसोम में, और फिर उसके बाद में ग्लाइकोलेट करके ये यहाँ निकल जाएगा। अब यहाँ फॉर्मेशन होता है किसका, PGA का, और ये PGA जो है फोटोसिंथेसिस या केल्विन साइकिल को कंटिन्यू करता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है थोड़ी सी अलग है और ये एक तरह से आप ये मान के चलो कि केल्विन साइकिल की ये कंपटीटर है, और कंपटीटर होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस को क्या कर रही है, कम कर रही है, क्योंकि रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ये प्रोसेस करवा रहा है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बिल्कुल क्या होता है, वर्थलेस, यानी इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस यहाँ पर नहीं होती है। अब देखो अपने पास में नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कि प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अब उनको इफेक्ट करने से पहले अपने को यहाँ पे 2 थ्योरीज पढ़नी है कि इन फैक्टर्स को उन्होंने कैसे बताया। तो पहली जो थ्योरी है वो है सैज की कार्डिनल पॉइंट थ्योरी। अब ये जो इन्होंने दी थी, देखो मैं डायग्राम भी आपको बता रही हूँ कि इन्होंने कहा था कि कोई भी फैक्टर है, वो फैक्टर अलग अलग तरीके से जो है फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने 3 वैल्यूज बताई कि सबसे पहले जो है लो, फिर उसके बाद में मीडियम और फिर उसके बाद में हाई। तो इन्होंने इसी तरीके से 3 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया कि अगर लो है, लो वैल्यू कौन सी होगी, जिसमें कि कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होने वाली जो वैल्यू है वो तो क्या कहलाती है, लो। और जब ये मान के चलो कि सबसे ज्यादा रेट है किसी भी प्रोसेस का, तो वो उस समय अपन उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट, या फिर ये मान के चलिए कि सबसे अच्छा वाला, श्रेष्ठम, तो वो वाला कहलाता है। और तीसरा जो है, जिसको चाहे आप हाई जरूर कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में प्रोसेस क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये अक्सर जो छोटे से उसमें आ जाते हैं कि सैच ने कौन से कार्डिनल पॉइंट्स दिए थे, तो आप तीनों को बताओगे। जो स्टार्टिंग कर रहा है लो में, उसमें तो क्या हो रहा है, प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद में जो उसके लिए सबसे अच्छा है, वो अच्छा कौन सा है, जब उसकी रेट सबसे ज्यादा हाई है। फिर उसके बाद में अगर आप हाई देखते हो, लेकिन उस समय जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या हो रहा है, रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है, तो वो चीज क्या कहलाती है, अधिकतम मान या बिंदु। तो इस तरीके से जो है अपन इसको सैच के कार्डिनल पॉइंट्स को देखते हैं। अब अपने पास में दूसरा जो थ्योरी है वो किसकी है, ब्लैकमैन थ्योरी। ये आपके डार्क रिएक्शन में नाम आप पढ़ चुके हो ब्लैकमैन का। इन्होंने दिया था लिमिटिंग फैक्टर्स, और इनसे पहले लिबिंग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको लिबिंग लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, उसी को इन्होंने थोड़ा सा और कर दिया। अब जैसे मान लो अपन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अपन जब खाना खाते हैं, जैसे आपने सब्जी खाई, अब उस सब्जी में चाहे आप 10 तरीके के मसाले डाल दो, लेकिन अगर आप नमक नहीं डालोगे तो वो उसका स्वाद आपको नहीं लगेगा।
तो यहाँ पे वही चीज। और अगर और मसाले की तुलना में, कोई स्पाइसेस की तुलना में आपके पास में नमक है वो बहुत लो क्वांटिटी में, लेकिन उसकी लो क्वांटिटी भी जो है उस मेकिंग को, उस सब्जी को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो ये है लिमिटिंग। जिस चीज की हमें सबसे कम जरूरत होती है उसी की एब्सेंस जो है हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। अब अगर अपन फोटोसिंथेसिस में देखें तो अपने पास में एनवायरनमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज देखें तो बहुत कम है, यानी कि 0.03। अब आप सोचो कितनी कम परसेंटेज है। अब ये 0.03% अगर और कम हो जाए तो हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, और यहाँ पर अगर ये 0.04 हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये देखना है कि जिसकी लेस क्वांटिटी है वही जो है किसी भी प्रोसेस को जो है इफेक्ट करता है। तो ये इन्होंने दिया था, और यहाँ पर ये चीज इन्होंने अभी तो मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का बताया, इन्होंने लाइट इंटेंसिटी यानी कि जो सनलाइट है वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो लो में कम है, मीडियम में उससे ज़्यादा है, और हाई में जाने के बाद में ये बिल्कुल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एज ए लिमिटिंग फैक्टर्स जो है यहाँ पर सीमाकारी कारक के रूप में यहाँ पर मिलते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके फैक्टर्स। अब फैक्टर्स में इसको देखो दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब देखो जो एक्सटर्नल है उन एक्सटर्नल में सबसे पहले कौन सा है, लाइट। अब लाइट में जब अपन ने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको पार बताया था, PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, और ये कितनी है 400 to 700 nm। तो यहाँ पे जो है इस इंटेंसिटी में जो है फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, लेकिन अगर थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो वहां पर फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा। अब अगर अपन वैसे देखें तो दो चीजें, एक तो प्रकाश की तीव्रता और एक प्रकाश का प्रकार कि रेड है, ब्लू है, इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा अगर फोटोसिंथेसिस होती है तो वो किसमें होती है, रेड लाइट में, और सबसे ज्यादा किसमें होती है, रेड लाल क्षेत्र में। फिर उसके बाद में होती है नीले में, और हरे में बिल्कुल नहीं होती। तो ये हो गई आपके लाइट की। अब यहाँ पे देखो एक और इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, कम हो जाके रुक जाता है। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन है सोलराइजेशन या आतपन। तो उस समय क्या होता है, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या जो हमारे जो एंजाइम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये जो स्टेज है उसे हम क्या बोलते हैं, सोलराइजेशन। फिर उसके बाद में सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर में ये देख लीजिए कि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें फोटोसिंथेसिस ठीक होता है। लेकिन कुछ अपने पास में अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं, कि जैसे जूनीपेरस है वो -35 डिग्री सेंटीग्रेड में भी कर सकता है। हमारे पास में डेजर्ट प्लांट्स हैं वो 55 डिग्री में जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कुछ हमारे पास में जो हॉट वाटर है उसमें एल्गी होती है तो वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कर सकता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अभी मैंने आपको बताया कि 0.03% पे वो सही फोटोसिंथेसिस करती है, उससे कम या ज़्यादा पे जो है वो फोटोसिंथेसिस को जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है। फिर उसके बाद में है वाटर। अब यहाँ पे देखो वाटर क्या है कि हालांकि सीमाकारी या लिमिटिंग फैक्टर्स तो नहीं है, लेकिन इसकी कमी में जो है स्टोमेटा बंद हो जाएंगे या और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है गैस एक्सचेंज को रोक देगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो स्टोमेटा कम हो जाएंगे, तो वो बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट डाल सकता है। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी मैंने आपको बताया था कि अगर कम है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा और रुबिस्को जो है काम करना कम कर देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वो फोटोसिंथेसिस को इनडायरेक्टली जो है इफेक्ट करती है।
फिर उसके बाद में है इंटरनल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर्स में क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल आपको पता है कि ये जो है सनलाइट को लेती है और किस में बदलती है, लाइट एनर्जी को किस में चेंज करती है, केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर क्लोरोफिल जिनमें नहीं मिलता है तो उनमें फोटोसिंथेसिस कम होती है। फिर उसके बाद में है अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड, संचित भोजन की मात्रा। अब जैसे मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस सुबह से हो रहा है और खूब सारा जो है प्रोडक्शन हो चुका है, तो उस समय चाहे कितनी फेवरेबल कंडीशन हो उसकी रेट कम हो जाएगी, और जब वो फूड को वो ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे पार्ट्स में, फिर वापस से प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ स्टोर है वो भी फूड को बहुत, ये फोटोसिंथेसिस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद में है जो लीफ है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे आपको पता है कि आपने पढ़ चुके हो कि स्टेम जो लीफ है उसमें स्टोमेटास जो है कहीं ऊपर मिलते हैं कहीं नीचे मिलते हैं, किसी लीफ में दोनों साइड मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है स्टोमेटा की नंबर, फिर उसके बाद में वो कहाँ कहाँ है, किस कंडीशन पे है, तो वो भी उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये मान के चलिए कि जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे और जितना ज़्यादा उसमें ओपनिंग टाइम होगी वो जो है फोटोसिंथेसिस रेट को बढ़ाएगा। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब बाय मिस्टेक मुझसे बीच में एक चैप्टर एंजाइम वाला पता नहीं क्यों मिस हो गया, तो कल अपन इसको स्टार्ट करेंगे एंजाइम। अब आपको आज मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आप मुझे केल्विन साइकिल और हेस्सेक्स साइकिल दोनों जो है कम से कम 2-2 बार लिख के मुझे व्हाट्सएप पे दिखाओगे, क्योंकि ये जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे लिखने की, उतने ज़्यादा आपको जल्दी ये याद होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।